फूड डिलीवरी करने के रास्ते में थे तभी तुम्हारी टक्कर एक ऐसी लग्जरी कार से हो गई जिसकी कीमत तुम अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके भी नहीं चुका सकते थे, और ऊपर से उस कार की ओनर तुम्हारी ही कंपनी की कोल्ड और हाई क्लास फीमेल बॉस थी। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता था कि असल में वही लड़की वो सिली फीमेल ऑनलाइन फ्रेंड थी जो हर दिन इंटरनेट पर तुम्हें परेशान करती रहती थी और तुम्हारे साथ गेम खेलने की जिद करती थी। तुम वहीं जमीन पर जड़ होकर बैठे अपनी वजह से डैमेज हुई उस लग्जरी कार को देखते हुए सोच रहे थे कि इसे चुकाने के लिए शायद तुम्हें पूरी जिंदगी फूड डिलीवरी करनी पड़ेगी। तभी कार से एक बेहद खूबसूरत लड़की बाहर निकली। उस लड़की की बड़ी बड़ी पानी जैसी चमकती आंखों में हल्की सी चिंता साफ नजर आ रही थी। दोनों एक दूसरे को देखते रहे लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं कहा। सच में अमीर लोग भी कमाल के होते हैं, इतना बड़ा नुकसान होने के बाद भी कितने काम रह सकते हैं। तुमने मजबूरी में एक फीकी स्माइल दी और सबसे पहले बोले, तुम चिंता मत करो, मैं कॉम्पेंसेशन दूंगा। लड़की की घनी पलकों के नीचे उसकी साफ और चमकती आंखें तुम्हें लगातार देख रही थी, लेकिन वो अब भी कुछ नहीं बोली। मैडम, आप देख लीजिए कि मुझे कितनी कॉम्पेंसेशन देनी है, बस शायद मैं अभी उतने पैसे नहीं चुका पाऊंगा। हम चाहे तो इंस्टॉलमेंट में पैसे चुकाने का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मैं जितनी जल्दी हो सके सब चुका दूंगा। लड़की ने तुम्हारी पूरी बात चुपचाप सुनी। उसके गालों पर हल्की सी लालिमा आ गई, उसके होंठ थोड़ा हिले, फिर बंद हो गए और उसने धीरे से अपना सिर हिला दिया। इसके बाद वो तुम्हारे थोड़ा और करीब आई और अपनी खूबसूरत आंखों से तुम्हें ऊपर से नीचे तक देखने लगी। आखिर में उसकी नजर तुम्हारी उस बाह पर जाकर रुक गई जिसकी स्किन रगड़कर छिल गई थी। तुम एक पल के लिए हैरान हुए लेकिन जल्दी ही उसकी बात समझ गए। तुमने तुरंत अपना हाथ हिलाकर दिखाया और फिर अपना पैर भी थोड़ा उठाकर दिखाया। मैं ठीक हूँ, बस छोटी सी चोट है। तभी लड़की ने राहत की सांस ली, अपनी सफेद ठोड़ी को हल्का सा हिलाया और कुछ भी कहे बिना वापस कार में बैठने के लिए मुड़ गई। अरे ब्यूटीफुल लेडी, आप ऐसे ही चली जाएंगी? वो, क्या आप सच में कंपेंसेशन नहीं लेंगी? लड़की ने एक बार फिर तुम्हारी तरफ सिर हिलाकर मना कर दिया और बिना रुके सीधे कार में बैठ गई। इंजन की तेज आवाज गूंजी और तुम बस बेवकूफों की तरह खड़े उस कार को दूर जाते देखते रहे। तभी अचानक तुम्हारी नजर रियर विंडशील्ड पर पड़ी जहां एक छोटी सी लाइन चिपकी हुई थी, ये मेरी बेटी है, इसकी शादी जरूर होनी चाहिए वरना इसके कॉन्सिक्वेंसेस खुद भुगतना। तुम कुछ पल तक उसका मतलब ही नहीं समझ पाए। ये सब क्या चल रहा है? मैं इसे टक्कर मारने की हिम्मत तो कर चुका हूँ, लेकिन क्या सच में इससे शादी करने की हिम्मत भी करूंगा? घर लौटने के बाद तुम चेयर पर बैठे पूरे दिन हुई इस अजीबोगरीब घटना को याद करने लगे। तभी चैटिंग ऐप की नोटिफिकेशन साउंड ने तुम्हें रियलिटी में वापस खींच लिया। एक क्यूट अवतार लगातार ब्लिंक कर रहा था। ये वही सिली फीमेल ऑनलाइन फ्रेंड थी जिससे कई सालों से बात तो हो रही थी, लेकिन तुम दोनों ने आज तक एक दूसरे को देखा तक नहीं था। मैन, तुम बदल गए हो। बाहर पक्का तुम्हारी कोई दूसरी लड़की है, तभी अब मेरे साथ गेम भी नहीं खेलते। गुस्सा आ रहा है? तुमने आंखें घुमाई। गेम, गेम और गेम। तुम्हें दिन रात बस गेम ही खेलना आता है। मैं अभी अभी ग्रेजुएट हुआ हूँ और जॉब ढूंढने में लगा हुआ हूँ। हद है, तुम फिर से बोल रहे हो कि मैं पैसे बर्बाद करती हूँ। अरे ऐसा मत बोलो, मैं बस जो सच है वही कह रहा हूँ। तुम कितने कोल्ड हो, जैसे तुमने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया। तो तुम ही बताओ, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मुझे तो पूरा शक है कि मेरी हाई स्कूल के आखिरी साल में तुमने मुझे लगातार गेम खेलने के लिए मजबूर किया। इसी वजह से मैं अपनी पूरी क्षमता से परफॉर्म नहीं कर पाया। तुम जैसी पैसे उड़ाने वाली लड़की ने मेरा ये हाल किया है। वैसे कभी कभी तुम्हें भी शक हुआ था कि कहीं इंटरनेट के उस पार बैठा इंसान, करीब 100 किलो वजन वाला कोई पैर खुजाने वाला आदमी तो नहीं है, लेकिन उसने न तो कभी तुमसे पैसे ठगे थे और न ही तुम्हारी फीलिंग्स के साथ धोखा किया था। यहाँ तक कि जब उसे पहली बार तुम्हारा बर्थडे पता चला तो उसने तुम्हें गेम की पूरी स्किन सेट गिफ्ट कर दी थी। उस वक्त तुमने उसे खूब डांटा था, लेकिन असल में तुम्हें पैसे खर्च होने का दुख था। तुम्हें लगता था कि सीधे तुम्हें 200 युआन ट्रांसफर कर देती तो ज्यादा प्रैक्टिकल होता, बजाय स्किन्स खरीदने के। उसी बर्थडे के बाद से तुम्हारे लिए उसका नाम बदलकर पैसे उड़ाने वाली मैडम हो गया था, और तुम्हारे अधूरे अनुमान के हिसाब से इन सालों में उस पैसे उड़ाने वाली मैडम ने गेम्स में कम से कम 7 डिजिट अमाउंट खर्च कर दिया था। यही वजह थी कि जब उसने खुद तुम्हें रियल लाइफ में मिलने के लिए बुलाया तो तुमने सीधे बात टाल दी थी। तुम दोनों की दुनिया ही अलग थी और तुम्हारे बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा था। बड़े बैड बॉय, तुम अभी भी मुझे डांट रहे हो। अगर फिर डांटा ना तो मैं किसी से तुम्हारा आईपी एड्रेस निकलवाकर तुम्हें पिटवा दूंगी। ओह, तुम इतनी पावरफुल हो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जल्दी आओ और मुझे पीटो। तो तुम मुझे अपने पास आने की परमिशन दे रहे हो? मैंने कब परमिशन दी? हम दोनों के लिए बेहतर होगा कि जिंदगी भर एक दूसरे से कभी ना मिले, ठीक है? मुझे अभी जॉब ढूंढनी है, बाद में बात करेंगे। बाइनिंग बिंग अपने हाथ में फोन पकड़े हुए लगभग आधे घंटे तक स्क्रीन को घूरती रही। फिर उसने एक और मैसेज भेजा, जॉब मिल गई, जॉब मिल गई, मेरे साथ गेम खेलो। तुम पूरी तरह स्पीचलेस हो गए। मैडम, तुम्हें सच में नहीं पता कि आम लोगों की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है? क्या तुम्हें मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर कोई गलतफहमी है? और वैसे भी क्या तुम्हें लगता है जॉब ढूंढना कोई बाजार से चाइनीज कैबेज खरीदने जैसा आसान काम है? मुझे इंटरव्यू की तैयारी करनी है। जॉब मिलने के बाद पोजीशन को समझने और एडजस्ट होने में भी समय लगेगा। इन दिनों मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का बिल्कुल टाइम नहीं है। बाइनिंग बिंग काफी डिसअपॉइंटेड हो गई। तो मैं अकेली बहुत बोर्ड हो जाऊंगी। जब मेरी लाइफ थोड़ी स्टेबल हो जाएगी तब मैं फिर तुम्हारे साथ गेम खेल पाऊंगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन तुम कब स्टेबल हो जाओगे? कम से कम पहले मुझे एक हाउस खरीदना होगा ताकि मेरा अपना एक घर हो। बाइनिंग बिंग ने थोड़ा सोचा, सिर्फ एक हाउस ही तो चाहिए, है ना? तो फिर कल कैसा रहेगा? तुम कुछ देर चुप रहे। क्या तुम बेवकूफ हो? मैं एक दिन में हाउस कैसे खरीद सकता हूँ? ये कहना मुश्किल है। मान लो अचानक कोई लैंडलॉर्ड तुम्हें सिर्फ 100 युआन में एक हाउस बेचने को तैयार हो जाए तो तुम्हारे पास हाउस नहीं हो जाएगा। तुम फिर से पूरी तरह स्पीचलेस हो गए। तुम
तुम सच में बड़ी अच्छी बातें बनाती हो। बाय निंगबिंग की आंखें चमक उठी। है ना? है ना? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी तरह लकी नहीं हूँ। तुम खुद ही खेलो, ठीक है? अभी बात नहीं करता, थोड़ी देर में मेरा ऑनलाइन इंटरव्यू है। दूसरी तरफ बाय निंगबिंग फिर सोफा पर बैठी फोन को देखते हुए खोई हुई थी। तभी अचानक दरवाजे की तरफ से एक घबराई हुई आवाज आई। तुम ठीक तो हो? एक मिडिल एज्ड आदमी बेहद चिंतित चेहरे के साथ उसकी तरफ आया। तुम भी ना अकेले कार लेकर बाहर क्यों निकल गई थी? देखो तो सही, कार का फ्रंट कितना बुरी तरह डैमेज हो गया है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीता? अगली बार ऐसा बिल्कुल मत करना, समझी? बाय निंगबिंग ने सिर हिलाया और थोड़ी बोर्ड होकर फिर सोफा पर लेट गई। कुछ सोचने के बाद उसने अचानक फोन में नोटपैड खोला और उसमें कुछ टाइप करके मिडिल एज्ड आदमी को दिखाया। मैंने गेम्स में बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं पैसे बर्बाद करती हूँ? मिडिल एज्ड आदमी एक पल के लिए हैरान हुआ और तुरंत सिर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल नहीं। असल में तुम जो गेम्स खेलती हो उनमें से बहुत सारी गेम्स में हमारी फैमिली ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ये कंपनीज हर साल हमारी फैमिली को डिविडेंड देती हैं। जैसे तुमने 10,000 युआन खर्च किए तो उनमें से 5,000 युआन असल में हमारी फैमिली के पास ही वापस आ जाते हैं। बेटी, आगे तुम जितना ज्यादा रिचार्ज करोगी तुम्हें उतना ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा और उतनी ही ज्यादा सेविंग होगी। इसे पैसे बर्बाद करना कैसे कह सकते हैं? तुम सिर्फ पैसे बर्बाद नहीं कर रही हो, बल्कि सच कहूं तो तुम अपने डैड को बहुत सारा पैसा कमाने में हेल्प कर रही हो। बाय निंगबिंग ने मुंह बनाया और चुपचाप नोटपैड में एक और लाइन टाइप की, बाय गोचिंग। बाय गोचिंग ने ऑकवर्ड तरीके से 2 बार खांसते हुए अपनी बेटी के पास थोड़ा खिसक कर बैठ गया। निंगबिंग ने बहुत छोटी उम्र में अपनी मदर को खो दिया था और उसकी बॉडी भी ऐसी थी। ओल्ड बाई अपनी बेटी को लेकर अंदर से कितना परेशान रहता था ये कोई नहीं जानता था, लेकिन एक फादर होने के नाते उसे अब भी उसकी चिंता सताती रहती थी। बाय निंगबिंग अब छोटी नहीं रही थी। इस साल उसकी एज 27 हो चुकी थी। उसकी डेली लाइफ में ऑफिस जाने के अलावा बाकी समय घर पर बैठकर गेम खेलने में ही निकलता था और सुना था कि ऑफिस में भी वो काम के दौरान अपनी ऑफिस से बाहर तक नहीं निकलती थी। कंपनी में उसकी कोल्ड पर्सनैलिटी काफी फेमस थी और वो किसी भी सोशल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेती थी। ओल्ड बाय की बस यही इच्छा थी कि उसकी बेटी कुछ नए फ्रेंड्स बनाए। अगले दिन तुम सुबह बहुत जल्दी उठे और मिरर के सामने अच्छी तरह तैयार हुए। फर्स्ट इंटरव्यू होने की वजह से नर्वस होना स्वाभाविक था और ऊपर से तुम्हारा इंटरव्यू किसी छोटी मोटी कंपनी में नहीं बल्कि फेमस चूवन ग्रुप में था। वहां आए ग्रेजुएट्स के बीच कंपटीशन इतना ज्यादा था कि सभी एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे और एक छोटे मीटिंग रूम के बाहर लंबी लाइन लगी हुई थी। तुमने फोन उठाकर यूं ही देखने लगे। तुम्हारी वही सिली फीमेल ऑनलाइन फ्रेंड 20 मिनट पहले ही तुम्हें एक गिफ्ट भेज चुकी थी, मेरे साथ खेलो, मेरे साथ खेलो। मैडम, मैं इंटरव्यू में बिजी हूँ। और सुनो, पिछली बार मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें भी कभी कभी बाहर घूमना चाहिए। लाइफ में सिर्फ मेरे साथ चैट करना और गेम खेलना ही तो सब कुछ नहीं है। इस वक्त बाय निंगबिंग ऑफिस में बैठी थी। जैसे ही तुम्हारी स्पेशल नोटिफिकेशन की आवाज आई उसने तुरंत डॉक्यूमेंट्स नीचे रख दिए। मैंने तुम्हारी बात मान ली। पिछली बार मैं अकेले कार लेकर बाहर गई थी तो ये तो अच्छी बात है, आज भी बाहर जाओ। नहीं, आज मैं ऑफिस में हूँ। ऑफिस जाना तो और भी अच्छी बात है। ऑफिस से बाहर निकलो, कॉलीग से बात करो, कुछ फीमेल फ्रेंड्स बनाओ और वीकेंड पर उनके साथ आफ्टरनून टी पर जाओ। इसमें क्या बुराई है? बाय निंगबिंग ने पलकें झपकाई। ठीक है, तुम्हारी बात मानती हूँ, तुम्हारी बात मानती हूँ। तुमने एक लंबी सांस ली। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड होने के नाते मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारी सोशल लाइफ थोड़ी बेहतर हो और तुम्हारी रियल लाइफ में भी कुछ रंग आए। ठीक है, उसने कहा कि मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। बाय निंगबिंग खुश हो गई। अपना काम पूरा करने के बाद वो उठ खड़ी हुई। सेक्रेटरी की कंफ्यूज्ड नजरों के बीच वो बिना कुछ कहे खुद ही ऑफिस से बाहर निकल गई। 16वीं फ्लोर, 15वीं फ्लोर, 14वीं फ्लोर। तुमने उसे ऑफिस से बाहर निकलकर थोड़ा घूमने की सलाह दी थी और वो सच में तुम्हारी बात मान रही थी। एक एक फ्लोर करके घूम रही थी। वहीं दूसरी तरफ तुम्हारा इंटरव्यू पास हो चुका था। एंट्री और ज्वाइनिंग की फॉर्मेलिटीज पूरी होने का इंतजार करते हुए तुम कॉरिडोर में खड़े थे कि अचानक आसपास हल्की सी हलचल सुनाई दी। साथ ही हाई हील्स की टकटक करती आवाज भी करीब आती जा रही थी। तभी एक मैच्योर और एलिगेंट फिगर तुम्हारे पास से होकर गुजर गई। ये वही लड़की नहीं है जिसे मैंने पिछली बार कार से टक्कर मार दी थी और जिसने मुझसे कंपेंसेशन भी नहीं लिया था। तभी आसपास के स्टाफ को बाय बॉस कहते सुनकर तुम्हारा चेहरा उतर गया। बाय बॉस, क्या ये मेरी फ्यूचर बॉस है? कहीं ये बाद में पुरानी बात याद करके मुझसे कॉम्पेंसेशन मांगने तो नहीं आएगी? लेकिन तुम बेवजह ज्यादा सोच रहे थे। बाय निंगबिंग ने अपने कदम रोक लिए और बेहद शांत तरीके से चारों तरफ नजर दौड़ाई। जब उसकी नजर तुम पर पड़ी तब भी वो एक पल के लिए नहीं रुकी। अच्छा है, लगता है उसने मुझे बिल्कुल नहीं पहचाना। तुम्हें तुरंत राहत मिली, लेकिन तुम्हारी नजर भी अनजाने में उस काइंड रिच लेडी के खूबसूरत चेहरे और फिगर पर टिक गई। ये लुक्स और ये फिगर सच में जितनी बार देखो उतनी बार कम लगता है। बस पूरे टाइम उसका ये स्ट्रेंजर स्टे अवे वाला ऑरा बना रहता है। लगता है इस लेवल की फीमेल बॉसेस हमेशा इतनी कोल्ड ही होती हैं। तुम्हारी ज्वाइनिंग की फॉर्मेलिटीज कराने वाली जंगजिए काफी फ्रेंडली थी। वो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस करते हुए नए एम्प्लॉइज के लिए जरूरी रूल्स और प्रिकॉशंस भी आराम से समझा रही थी। साथ ही उसने अभी अभी मिली लिटिल बाय बॉस का भी इंट्रोडक्शन कराया। वो चूवन ग्रुप की वर्तमान हेड थी। उसे लिटिल बाय बॉस इसलिए कहा जाता था क्योंकि फेमस टेंगफे होल्डिंग्स के ओनर ओल्ड बाय बॉस उसके फादर थे। ओह, तो इसका मतलब ये सिर्फ हमारी शूवन कंपनी की बिग बॉस नहीं है, बल्कि फ्यूचर में पूरे टेंगफे ग्रुप की भी बिग बॉस बनेगी। जांगजी ने ये सुनकर एक लंबी सांस ली। ये बात हमारी शूवन कंपनी ही नहीं बल्कि पूरे टेंगफे ग्रुप की कंपनीज में किसी से छिपी हुई नहीं है। लिटिल बाय बॉस को एक फिजिकल
प्रॉब्लम है। वो बोल नहीं सकती। एक तरफ खड़े होकर सारी बातें सुन रहे तुम्हारी आंखें झपक गईं और तुम थोड़ा शॉक्ड रह गए। इसलिए पिछली बार उसकी कार के फ्रंट को इतनी जोरदार टक्कर लगने के बाद भी वो इतनी काम थी और एक शब्द तक नहीं बोली। तो असल वजह ये थी, लगता है वो भी काफी बेचारी है। लेकिन मेरे जैसे गरीब आदमी का किसी फीमेल बॉस पर तरस खाना भी अजीब है। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ। आज तुम्हारा कंपनी में फर्स्ट डे था। तुम जानबूझकर बहुत सुबह उठे थे, लेकिन कंपनी की बिल्डिंग के नीचे पहुंचने के बाद तुम्हें पता चला कि तुम 1 घंटे से भी ज्यादा जल्दी आ गए हो। यूशी, तुम दरवाजे के पास लगे पैनकेक के छोटे से स्टॉल पर गए और एक डबल एग पैनकेक ऑर्डर किया। दूसरी तरफ बाई निंगबिंग नींद भरी आंखों के साथ ब्लैंकेट से बाहर निकली और जागते ही लगातार तुम्हें मैसेजेस करने लगी। मैं उठ गई। मैं तुमसे सच में बहुत जेलस हूँ। मैं तो कंपनी के नीचे तक पहुंच भी गई हूँ और पहले पेट भरने के लिए एक पैनकेक खाने वाली हूँ। बाई निंगबिंग ने कंफ्यूज्ड होकर अपने बिखरे हुए बालों को थोड़ा ठीक किया। तुम्हारी ये नई कंपनी इतनी बेरहम कैसे हो सकती है? सुबह के 7 बजे ही तुम्हें लोग काम पर लगा देते हैं। ये तो हद है यार। तुम एक हाथ में अभी अभी बना हुआ पैनकेक पकड़े हुए थे और दूसरे हाथ से रिप्लाई कर रहे थे। क्या तुमने एक बात सुनी है? कैपिटलिस्ट सब खून चूसने वाले होते हैं, उनमें बिल्कुल ह्यूमैनिटी नहीं होती। बिल्कुल नहीं। बाई निंगबिंग भी तुम्हारी बात पर हामी भरते हुए बोली, ओहो, ह्यूमैनिटी नहीं होती, बिल्कुल नहीं। वो पूरी तरह भूल चुकी थी कि खुद एक कैपिटलिस्ट की बेवकूफ बेटी है। उठकर फ्रेश होने के बाद उसने घर के शेफ से ब्रेकफास्ट भी नहीं बनवाया और सीधे जल्दी जल्दी कंपनी के लिए निकल पड़ी। नीचे पहुंचते ही वो सीधे पैनकेक स्टॉल की तरफ भागी। पैनकेक मैं आ गई। जब वो कंपनी पहुंची तब तक ऑफिस आने का पीक टाइम हो चुका था, इसलिए पैनकेक स्टॉल के सामने लाइन में खड़े छोटे एम्प्लॉइज उसे देखकर बुरी तरह चौंक गए। जूवेन ग्रुप के कई वर्क ग्रुप्स में भी अचानक हलचल मच गई। ओहो भाई, लिटिल बाई बॉस तो इतनी ग्राउंडेड निकली, खुद पैनकेक खरीद रही है। ओह माय गॉड, लिटिल बाई बॉस खुद ब्रेकफास्ट कर रही है। छी, तुम्हारी अनइन्फॉर्म्ड शक्ल देखकर लगता है कि तुमने दुनिया नहीं देखी। मैंने तो उस दिन उसे खुद टॉयलेट जाते हुए भी देखा था। लिटिल बाई बॉस के ये नाजुक हाथ तो बड़े बड़े फैसले लेने और ग्रैंड प्लान्स बनाने के लिए हैं, है ना? फिर भी इतनी ग्राउंडेड है। मैं तो फ्रंट रो से देख रहा हूँ। तुम ग्रुप में इन चापलूसों की बातें देख रहे थे। बड़े बॉस के पैनकेक खाने से भी ऐसा लग रहा था जैसे इनका ही पेट खराब हो गया हो। अरे मैंने भी आज सुबह पैनकेक खाया है, मेरी तरफ किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया? वैसे किसी ने ध्यान दिया था। बाई निंगबिंग वापस ऑफिस पहुंची। अपने छोटे से मुंह से खाना खाते हुए बड़े मजे में तुम्हें एक मैसेज भेजा, मैं हैप्पी हूँ। चीफ एडिटर की मदद से आखिरकार तुम्हें अपनी वर्क स्टेशन मिल गई और फिर तुमने अपना पहला काम शुरू किया, मैन्यूस्क्रिप्ट्स रिव्यू करना। लेकिन सिर्फ एक सुबह में ही तुम्हें पता चल गया कि ये काम कितना मुश्किल था। हर दिन बैक एंड पर आने वाली सैकड़ों हजारों मैन्यूस्क्रिप्ट्स का सामना करना पड़ता था और वर्कलोड सच में काफी ज्यादा था। पूरी सुबह देखते देखते तुम्हारा सिर फटने लगा, इसलिए तुम अपनी मेमोरी को थोड़ा क्लियर करने के लिए बाथरूम जाने का फैसला करते हो। हाथ धोकर जैसे ही तुमने बाथरूम से निकलना शुरू किया, तभी पैंट्स की पॉकेट में रखा फोन बज उठा। बहुत बोरिंग है, मेरे साथ खेलो। आज बाहर घूमने नहीं निकली? घूम तो रही हूँ, लेकिन फिर भी बहुत बोरिंग लग रहा है। मैंने तुम्हें ज्यादा से ज्यादा कॉलेज से बात करने को नहीं कहा था। ब्रेक के दौरान अपने कॉलेज से बात करो, थोड़ी गॉसिप करो। तुम्हें ऑफिस में प्रॉपर्ली मिक्स होना सीखना होगा, लेकिन मुझे नहीं आता। गॉसिप करना, किसी से बात करना, कुछ भी नहीं आता। तो तुम असल जिंदगी में तो इतनी कावड़ हो, लेकिन इंटरनेट पर तुम्हारी मुट्ठियां खूब चलती हैं। ऐसा करो, मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ। थोड़ी देर बाद रास्ते में जो पहला कॉलीग दिखे उसके पास जाना और ऑनलाइन वाली अपनी पूरी एनर्जी निकाल कर कहना, हेलो। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। तुमने हाथ धोए, अपने बैंग्स को थोड़ा ठीक किया और फ्लोर के बाथरूम से बाहर निकल गए। लेकिन बाहर निकलते ही कुछ दूरी पर 2 खूबसूरत आंखें तुम्हें एक रख देख रही थीं। लिटिल बाई बॉस, तुम्हारा शरीर अचानक थोड़ा स्टिफ हो गया और तुमने पलकें झपकाईं। सामने वाली भी वैसी ही थी। उसके रेड लिप्स हल्के से हिले और उसने भी पलकें झपकाईं। तुम्हारे मन में थोड़ी नर्वसनेस होने लगी। कहीं इसे याद तो नहीं आ गया कि मैं वही डिलीवरी बॉय हूँ जिसने इसकी कार को टक्कर मार दी थी? डैम, कल HR डिपार्टमेंट की जांग सिस्टर ने नहीं कहा था कि बिग बॉस से मिलना बहुत मुश्किल है? लगातार 2 दिन सामना हो गया, इसे भी क्या मुश्किल कहते हैं? हेलो बाई बॉस, मुझे याद मत रखना। अच्छा हुआ कि बाई निंगबिंग भी बस एक पल के लिए स्टंड हुई, फिर हल्के से सिर हिलाया और बिना पीछे देखे वहां से चली गई। तुमने राहत की एक लंबी सांस छोड़ी। मेरी छोटी ई स्कूटर ने 8 फिगर वाली कार का ऐसा हाल कर दिया था, इसकी कंपेंसेशन चुकाने के लिए कितने बिलियन और कमाने पड़ेंगे। जैसे ही तुम वापस अपनी वर्क स्टेशन पर बैठने लगे, फोन फिर बज उठा। मैं किसी और को हेलो कहकर ग्रीटिंग नहीं करना चाहती, मुझे किसी और से फ्रेंडशिप नहीं करनी, मेरे पास तुम पहले से हो। ये पढ़कर तुम्हें अचानक थोड़ी चिंता होने लगी। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम आखिर किन चीजों से गुजरी हो, लेकिन खुद को एक चांस दो और अपनी लाइफ को भी एक चांस दो। लाइफ असल में सिर्फ इंटरनेट नहीं है। बाई निंगबिंग ने अपना सिर झुका लिया और बालों को यूं ही बिखरा रहने दिया। कई सेकंड्स तक चुप रहने के बाद उसने अचानक पूछा, तो फिर हम मिलते हैं, ठीक है? अगर हम मिलने लगेंगे तो मेरी लाइफ सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं रहेगी। तुम सच में काफी स्मार्ट हो, है ना? क्या तुम इनडायरेक्टली मुझे कन्फेस कर रहे हो? क्या मैं तुम्हें कन्फेस कर रहा हूँ? तो क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगी? ये लड़की कभी कभी सच में इतनी अनोइंग होती है कि गुस्सा आ जाता है। नहीं मिलना, मैं काम खत्म करके घर जाऊंगा। ओह ठीक है। उसे महसूस हुआ कि तुम नाराज हो, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर तुम नाराज क्यों हो। कुछ दिनों तक लगातार दिन रात मैन्यूस्क्रिप्ट्स रिव्यू करने और ऑफिस का माहौल भी ठीक ठाक होने की वजह से तुम धीरे धीरे इस तरह के वर्क रूटीन के आदी होने लगे। वहीं बाई गुओक्विंग को जब पता चला कि उसकी बेटी अब हाल ही में पूरे दिन ऑफिस में बैठकर घर में नहीं पड़ी रहती, तो वो
बड़े एक्साइटेड होकर खास तौर पर हेडक्वार्टर से चला आया। उसका इरादा था कि आज चाहे कितना भी बिजी क्यों ना हो, अपनी प्यारी बेटी के साथ पूरी बिल्डिंग घूम कर रहेगा। निंग बिंग, देखो हर दोपहर ऐसे थोड़ा घूमना कितना अच्छा है। पूरे दिन फोन मत देखा करो, बाहर का सीनरी भी देखा करो। बूढ़े पिता की बातों में अपनी बेटी के लिए भरपूर कंसर्न था। हमेशा की तरह पेड टाइम पर टॉयलेट में आराम से टाइम पास करने वाले तुम जैसे ही बाहर निकले, सामने लिटिल बॉय बॉस और ओल्ड बॉय बॉस खड़े थे। क्या ये जगह इतनी छोटी है? ये तीसरी बार है। इस बार तो शायद वो आखिरकार मुझसे कॉम्पेंसेशन मांगने वाला है। दोनों फिर एक दूसरे को आंखें फाड़कर देखने लगे। इस समय बाय निंग बिंग एक पल के लिए स्टन्ड हुई। ऐसा लगा जैसे उसने बहुत हिम्मत जुटाई हो। फिर उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के अपना हाथ उठाया और तुम्हारी तरफ हेलो का जेस्चर किया। इसके बाद वो ऐसे मुड़ी और चली गई जैसे कोई टास्क कंप्लीट कर लिया हो। वहीं बाई गोचिंग की आंखें अचानक चमक उठी। मेरी बेटी ठीक होने लगी है। उसने तुम्हारी तरफ देखकर स्माइल किया। ये लड़का कौन है? देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है। बाई निंग बिंग को कैसे पता होता कि तुम कौन हो? उसने बस सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। वहीं बाई गोचिंग चलते चलते 3 बार पीछे मुड़कर तुम्हें देखता रहा और फिर एक झटके में वापस ऑफिस भाग गया। उसके पूरे चेहरे पर सोचने वाले एक्सप्रेशंस थे। अपनी वर्क स्टेशन पर बैठे तुमने राहत की सांस ली। नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उस समय तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम्हारी किस्मत का बैलेंस पहले ही झुकना शुरू हो चुका था। इन तीनों एनकाउंटर्स के बाद तुम्हें पूरी तरह यकीन हो गया कि सामने वाले ने उस पुराने कार एक्सीडेंट को बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया था। बस तुम ही बेवजह ज्यादा सोच रहे थे। पूरी तरह रिलैक्स होने के बाद तुमने कैजुअली फोन उठाया और 2 बार स्क्रॉल किया। तभी तुम्हें उस भोली भाली ऑनलाइन गर्ल का मैसेज दिखाई दिया। क्या मैं कब नाराज हुआ? तुमने मेरी कौन सी बात सुनी? मैंने अभी किसी और को हेलो कहा था। सच में? तो कंग्रेचुलेशंस। तो क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? तुम एक पल के लिए स्टंड रह गए। तुम्हें तो समझ ही नहीं आया कि आखिर गुस्सा किस बात का था। मैं कब नाराज हुआ? मैं अच्छी तरह लाइफ जीऊंगी, चाहे मेरी लाइफ में तुम न भी हो। तुम आजकल इतनी अजीब अजीब बातें क्यों कर रहे हो? कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? बाय गोचिंग अभी भी अपनी बेटी के कान में इधर उधर की बातें किए जा रहा था, लेकिन बाय निंग बिंग ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। तुम्हारा मैसेज देखते ही वो अचानक स्टंट रह गई और उसकी साफ सुथरी लेकिन मासूम आंखें हैरानी से इतनी बड़ी हो गईं कि बस पूछो मत। क्या मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? तुमने बेबसी से अपना सिर हिलाया। मैं तुमसे किस चीज की बात कर रहा हूँ? बाय निंग बिंग ने अपना छोटा सा चेहरा अजीब तरह से सिकोड़ लिया और फोन को घूरते हुए सोच में पड़ गई। बेटी? निंग बिंग। ओल्ड बाय ने कंफ्यूज्ड होकर अपनी बेटी की तरफ देखा। मैंने कितनी बार कहा है चलते समय फोन मत चलाया करो। बाय निंग बिंग ने सिर उठाकर कुछ बार पलकें झपकाई, फिर दोबारा फोन की तरफ देखा और अपने डैड के साथ चैट करने वाला नोट्स ऐप खोला। वहां उसने एक लाइन टाइप की, डैड पसंद करना आखिर क्या होता है? बाय गोचिंग ने मैसेज पढ़ा तो पहले तो एक पल के लिए स्टंट रह गया, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर जबरदस्त खुशी छा गई। इस टॉपिक की बात है तो अब मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगा। हा, मेरी प्यारी बेटी आखिरकार समझदार होने लगी। हमारे पूर्वज जहाँ कहीं भी हों, देखो हमारे बाय फैमिली को अभी भी बचाया जा सकता है। हमारे फैमिली की अगली पीढ़ी का सिलसिला नहीं टूटेगा। कुछ देर बाद तुम्हें उस भोली भाली लड़की का मैसेज मिला। मैंने डैड से पूछा और डैड ने कहा, किसी को पसंद करने का आखिर मतलब होता है कि तुम्हें उसके बच्चे पैदा करने होंगे? क्या इंटरनेट पर ऐसा करना होता है कि मैं तुम्हारे बच्चे पैदा करूं? हे भगवान, तुमने कितने ड्रिंक्स पी लिए हैं कि ऐसी बातें कर रही हो? हम दोनों ने अभी तक एक दूसरे को देखा तक नहीं है। जाओ अपनी सेकंड आंट के घर के कंट्री एक्स से बच्चे पैदा करो। लेकिन मेरी कोई सेकंड आंट है ही नहीं। तुम कुछ सेकंड्स तक बिल्कुल चुप रहे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत फनी हो? आने वाले दिनों में तुम्हारी लाइफ भी धीरे धीरे और ज्यादा बिजी और फुलफिलिंग हो गई। हर दिन काम इतना ज्यादा होता था कि तुम बुरी तरह बिजी रहते थे और इसी वजह से तुम अपनी उस भोली भाली ऑनलाइन गर्ल को भी थोड़ा इग्नोर करने लगे। बाय निंग बिंग इन दिनों काफी परेशान थी। रात काफी हो चुकी थी और वह सोफा पर लेटी हुई थी। उसके पैर नीचे की तरफ लटके हुए थे और वो बिना किसी एनर्जी के बार बार फोन पर ऊपर नीचे स्क्रॉल कर रही थी। आखिरकार वह खुद को रोक नहीं पाई और तुम्हें एक मैसेज भेज ही दिया, थोड़ी देर मेरे साथ गेम खेलोगे? नहीं खेलूंगा, नहीं खेलूंगा। पहले ही तो तुम्हें बताया था जब तक मैं एक हाउस नहीं खरीद लेता, इस सिटी में अपना एक घर बना लूं, फिर तुम्हारे साथ गेम खेलने का टाइम मिल जाएगा। मुझे लगता है वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। बाय निंग बिंग ये सुनते ही एकदम एनर्जेटिक हो गई। सच में बिल्कुल सच। बस इसी तरह मेहनत करता रहा तो शायद मैं बहुत जल्द अपना छोटा सा गोल पूरा कर लूंगा। बाय निंग बिंग के लिए सालाना मिलियन कमाने जैसी बात में कोई खास एक्साइटमेंट नहीं थी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि तुम इस बात को लेकर काफी खुश हो। मैं बस 2 साल और मेहनत कर लूं, शायद तंगडू में घर का डाउन पेमेंट देने के लिए काफी पैसे जमा हो जाएंगे। फिर थोड़ी और मेहनत करके एक कार भी खरीद लूंगा। उसके बाद तुम्हें भी ड्राइव पर ले जा सकूंगा। ये सुनते ही बाय निंग बिंग जल्दी से सोफा से उठ खड़ी हुई। उसे शूज पहनने का भी टाइम नहीं मिला और वो नंगे पैर ही रूम से बाहर भाग गई। थोड़ी देर बाद वह एक बासिन लेकर वापस लिविंग रूम में आई और फिर फोन उठाकर उस बासिन की एक फोटो खींची। मेरे पास कार है, तुम मुझे ड्राइव पर ले चलना, कल ही चलें, ठीक है? अगर पूछो कि सिर्फ एक फोटो देखकर किसी इंसान को कैसे स्पीचलेस किया जा सकता है। कार की कीज तक मैडम ने बेसिन में रख रखी थी। अभी तक तुम बड़े एक्साइटेड होकर अपनी बड़ी बड़ी बातें सुना रहे थे, लेकिन सामने से तुम पर जैसे एक बासिन ठंडे पानी का डाल दिया गया हो। मैं भी ना जाने कितना बेवकूफ हूँ, उसके सामने अपनी शेख ही बघारने की जरूरत ही क्या थी, जिनके घर के डॉग्स भी लाखों की कस्टम मेड क्लॉथ्स पहनते हैं। तुमने गहरी सांस ली और बड़ी मुश्किल से खुद को काम करने की कोशिश की। तुमसे बात करके भी क्या फायदा? बाय। अगले दिन सुबह सुबह असिस्टेंट लाओ ली हमेशा की तरह कार की कीज लेने पहुंचा,
लेकिन ड्रॉर खोलते ही वहीं का वहीं रुक गया। अरे ये क्या, कीज कहाँ चली गई? तभी बाई गोचिंग सेक्रेटरी की बात सुनते हुए बाहर आया। क्या हुआ लाओली? चेयरमैन बाई, असिस्टेंट ली थोड़ा परेशान होकर बोला। कार की कीज गायब है। बाई गोकविंग को भी कंफ्यूजन होने लगी। कल रात मैं निंगबिंग को लेने गया था, उसके बाद मैंने तो कीज दरवाजे के पास वाले ड्रॉर में ही रखी थी। जब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था तभी नींद में डूबी बाई निंगबिंग दोनों हाथों से बेसिन को पकड़े हुए चुपचाप बाहर आ गई। सबकी हैरान निगाहों के सामने उसने कार की कीज वापस उनकी जगह रख दी और फिर नींद में ही वापस अपने रूम में चली गई। बाई गोचिंग अपनी बेटी की उस भोली भाली पीठ को देखता रह गया। फिर उसने जल्दी से हाथ हिलाकर आदेश दिया, जल्दी करो, कार की कीज छिपा कर रखो। अब निंगबिंग को अकेले कार लेकर बाहर जाने की इजाजत नहीं है। अगर दोबारा कुछ हुआ तो ये अपने बाप की जान ही निकाल देगी। इसके बाद उसे अचानक एक और बात याद आई। उसने बगल में खड़े सेक्रेटरी की तरफ देखा। अरे हाँ, कल वो लड़का जिसने निंगबिंग को खुद से हेलो किया था, उसका नाम फांग युएन है ना? तुम लोगों से कहना उस पर थोड़ा ध्यान रखें। मौका मिले तो उसे थोड़ी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना। कुछ दिनों बाद प्रमोशन की एक अनाउंसमेंट ने पूरे ऑफिस में टहलका मचा दिया। फांग युएन ने अपने काम में हमेशा पूरी मेहनत और लगन दिखाई है और उसके परफॉर्मेंस रिजल्ट्स भी आउटस्टैंडिंग रहे हैं। एनजी ग्रुप की ह्यूमन रिसोर्सेज प्रमोशन सिस्टम के अनुसार ग्रुप मैनेजमेंट की चर्चा और निर्णय के बाद ओसेस्च आज से फेंग युआन को स्पेशल प्रमोशन देते हुए थर्ड ग्रुप का चीफ एडिटर नियुक्त किया जाता है। वह थर्ड ग्रुप के एडिटर्स का कोऑर्डिनेशन और ग्रुप के अंदर के सभी कामों की मैनेजमेंट संभालेगा। क्या मैं सच में प्रमोट हो गया? मुझे कंपनी में आए अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ है, फिर अचानक प्रमोशन कैसे मिल गया? चीफ एडिटर ने अभी अभी तुम्हें अकेले ऑफिस में बुलाया था, इसलिए तुम्हें लगा था कि शायद तुम्हारा सीक्रेटली नॉवेल लिखने वाला मामला सामने आ गया है। आखिर कंपनी में ऐसा करना अलाउड नहीं था, लेकिन अचानक तुम चीफ एडिटर कैसे बन गए? तुम इस बात से पूरी तरह शॉक्ड थे। तो बड़ी कंपनीज में प्रमोशन ऐसे ही रैंडमली मिल जाता है क्या? बाकी कॉलीग्स को भी लगा कि तुम्हारे जैसे नए एम्प्लॉय को इतनी जल्दी प्रमोशन मिलना जरूर किसी बैकग्राउंड या कनेक्शन की वजह से है। जब तक उन्हें ये पता नहीं चल जाता कि तुम्हारा बैकर कौन है, तब तक सबने ऑब्जर्व करने वाला एटीट्यूड अपना लिया। न कोई तुम्हें ज्यादा इग्नोर कर रहा था, न ही कोई जरूरत से ज्यादा क्लोज होने की कोशिश कर रहा था। कॉम्प्लेक्स ह्यूमन रिलेशंस वाली बड़ी कंपनीज में ये भी एक तरह का सर्वाइवल रूल था और इस समय तुम सिर्फ मन ही मन शिकायत कर सकते थे। आखिर मेरा बैकर कौन है? रुको रुको, मेरे पास कोई बैकर है भी क्या? और आज दोपहर आखिरकार जिस बैकर को लेकर तुम्हारे कॉलेग्स पूरे 1 हफ्ते से गैस कर रहे थे, उसका सच सामने आ ही गया। कॉलेग्स की धीमी फुसफुसाहट और अजीब एक्सप्रेशंस देखकर तुम्हें अंदाजा हो गया कि सामने खड़ी ये अनजान लड़की बिल्कुल सिंपल नहीं है। गए काम से पका मैं काम के दौरान बहुत ज्यादा टाइम पास करता हुआ पकड़ा गया हूँ। पेड टाइम पर टॉयलेट में बैठने का टाइम भी ज्यादा हो गया था, यहाँ तक कि हाई लेवल मैनेजमेंट तक बात पहुंच गई। तुम थोड़े स्टिफ होकर खड़े रहे और देखते रहे कि असिस्टेंट स्माइल करते हुए धीरे धीरे तुम्हारी तरफ आ रही है। मिस्टर फैंग, हेलो, मैं जंगवे हूँ। लिटिल बाय बॉस ने मुझे आपको ऊपर लंच के लिए बुलाने भेजा है। पिछली बार शायद आप दोनों के बीच कुछ अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट हुआ था, वो आपसे थोड़ी बात करना चाहती हैं। लंच? ओ माय गॉड, फेंग युआन का बैकर ऊपर वाली लिटिल बाय बॉस निकली। लेकिन अगर वे लोग तुम्हारी तरफ एक बार देखते तो पता चलता कि तुम्हारा मुंह उनसे भी ज्यादा खुला हुआ था। गए काम से लगता है उसे आखिरकार याद आ ही गया कि मैं वही डिलीवरी बॉय हूँ जिसने उसकी कार को टक्कर मारी थी। मुझे किसी बैड फीलिंग का एहसास हो रहा है। कहीं मेरी ये अचानक प्रमोशन भी उसी का कोई प्लान तो नहीं था? तो मानना पड़ेगा ये बिग बॉस भी काफी कंसिडरेट है। पहले मुझे प्रमोट कर दिया ताकि उसकी उस महंगी कार की रिपेयर कॉस्ट भरने में मुझे परेशानी ना हो। तुम प्रेसिडेंट की असिस्टेंट के साथ चलते हुए आखिरकार लिटिल बाय बॉस के ऑफिस तक पहुंचे। लिटिल बाय बॉस, चेयरमैन बाई ने कहा कि पिछली बार आप दोनों का एक्सीडेंट के कारण एक दूसरे से सामना हुआ था। शायद आप दोनों के पास एक दूसरे से बात करने के लिए काफी कुछ है। बेटी भी अब 30 के करीब पहुंच गई है। लगता है चेयरमैन बाई, ये बूढ़ा सच में काफी परेशान हो चुका है और अब किसी भी तरह का मैच मेकिंग ट्राई कर रहा है। बाई निंगबिंग ने ये सुनते ही भौहें सिकोड़ ली। साफ था कि वो इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने जल्दी से हाथ हिलाया और फिर अपना ध्यान वापस फोन पर लगा लिया। असिस्टेंट भी समझदार थी, उसने आगे कुछ नहीं कहा और सीधे तुम्हें ग्रुप के हाई लेवल एग्जीक्यूटिव्स की कैटेरिया में ले गई। ये क्या मजाक चल रहा है? डायमंड, क्या रिच लोग लोगों के साथ ऐसे ही खेलते हैं? बिना किसी वजह के मुझे प्रमोशन दे दिया। सैलरी चाहे जितनी भी ज्यादा हो, आखिरकार मुझे वापस उसी को कॉम्पेंसेशन में देनी पड़ेगी। उसकी कार की वैल्यू के हिसाब से तो शायद मुझे कम से कम 20 इयर्स की सैलरी से उसकी कार की रिपेयर कॉस्ट भरनी पड़ेगी। सच में कैपिटलिस्ट लोग बहुत रूथलेस होते हैं। लेकिन फिर दूसरी तरफ से सोचो तो अब तुम्हें ऑफिस में टाइम पास करने को लेकर बिल्कुल भी गिल्ट महसूस नहीं हो रहा था। वैसे भी सैलरी तो उसकी लग्जरी कार की रिपेयर कॉस्ट चुकाने में जाने वाली थी, यानी हिसाब लगाओ तो तुम्हें सैलरी मिल ही नहीं रही। जब सैलरी ही नहीं मिल रही तो फिर काम क्यों करना? इसी समय तुम्हारी वो भोली भाली ऑनलाइन गर्ल भी खुशी खुशी अपने लंच की फोटो शेयर कर रही थी। डैम, कितना अच्छा खाना है। ऊपर वाली उस डॉग कैपिटलिस्ट के लंच जितना ही अच्छा है। जब तुम फ्यूचर में बॉस बनोगे तो क्या तुम भी एम्प्लॉइज का एक्सप्लॉयटेशन करोगे? बाई निंगबिंग ने थोड़ा सोचा। नहीं, मैं तो अभी से बॉस हूँ। तुमने सिर हिलाया। बहुत अच्छा, अपनी बात पर कायम रहना। फ्यूचर में मैं तुम्हें गुड हार्टेड कैपिटलिस्ट का टाइटल दूंगा। बाई निंगबिंग ने चॉपस्टिक से थोड़ा खाना उठाया। इतने दिन हो गए हैं, हाल ही में दिन में तुम्हारी जॉब और रात में नॉवेल लिखने की वजह से तुम दोनों के बीच चैट करने का टाइम लगातार कम होता जा रहा था। इसलिए पिछले कुछ समय से वह धीरे धीरे तुम्हें टेस्ट करते हुए बार बार तुमसे मिलने की
की बात छेड़ रही थी। असल में जब तक तुम कंपनी में नहीं आए थे और यूनिवर्सिटी की उस आइवरी टावर से पूरी तरह बाहर नहीं निकले थे, तब तक तुम्हें अपने और उस ऑनलाइन गर्ल के बीच का डिफरेंस पूरी तरह समझ नहीं आया था। तुम दोनों बिल्कुल अलग क्लास के लोग थे। फ्रेंड्स तो ऑनलाइन भी रह सकते हैं, लेकिन अगर मिलने की बात हो रही है तो जरूर उसके पीछे कोई और इंटेंशन होगा। बेशक तुम भी कभी कभी फैंटेसी करते थे, यहाँ तक कि अभी थोड़ी देर पहले जब तुम प्रेसिडेंट के ऑफिस में गए थे, तब तुमने शर्माते हुए खुद को उस सिनारियो में इमेजिन किया था जहां कोल्ड और डोमिनेंट फीमेल सीईओ को तुमसे प्यार हो जाता है। तुम वही बेवकूफ मेल लीड थे जिसने एक्सीडेंटली फीमेल लीड की कार को टक्कर मार दी थी, और उसके बाद कोल्ड सीईओ फीमेल लीड तुम्हारा पीछा करने के लिए पूरी तरह पागल हो गई थी। लेकिन आखिर में वो सब सिर्फ एक ड्रीम था। इस समय तुम पूरी तरह क्लियर माइंडेड थे और बहुत सीरियसली रिप्लाई करते हुए बोले, हम दोनों को एक दूसरे को जानते हुए भी काफी टाइम हो गया है। मुझे पता है कि शायद रियल लाइफ में तुम्हें सोशलाइजिंग करने में थोड़ी परेशानी होती है, तुम्हें ज्यादा बोलना और लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद नहीं है, लेकिन इंटरनेट आखिर इंटरनेट है और वो रियलिटी से अलग होता है। तुम्हारे घर का डॉग भी लाखों की क्लॉथ्स पहनता है, बाहर जाने के लिए प्राइवेट जेट इस्तेमाल करता है और लग्जरी कार की कीज तक बेसिन में रखी जाती है। वहीं मेरी बात करो तो मेरे डैड के गुजर जाने के बाद हमारे घर से एक पिलर कम हो गया। मैं तो एक एक पैसे को ऐसे खर्च करता हूँ जैसे एक सिक्के को भी आधा काट कर इस्तेमाल करना पड़े। हम दोनों भले ही एक ही सिटी में रहते हों, लेकिन साफ है कि हम एक ही वर्ल्ड के लोग नहीं हैं। बेहतर होगा कि हम एक दूसरे के लिए अपनी इमेजिनेशन में मौजूद उस खूबसूरत इमेज को वैसे ही रहने दें। आगे से मिलने की बात मत करना, ठीक है? बाई निंगबिंग थोड़ी कंफ्यूज्ड हो गई। उसका गला जैसे भर आया था। उसने घबराकर चॉपस्टिक्स नीचे रख दी और अपनी सीट पर बैठी हुई समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करे। तुम काफी देर तक फोन को घूरते रहे, लेकिन उसकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। आखिरकार तुमने एक बिटर स्माइल दी, गहरी सांस ली और फोन वापस अपने बैग में रख दिया। हालांकि हाल ही में कुछ अच्छी चीजें भी हुई थीं। इन दिनों तुम्हें ऑफिस में स्प्रिंग जैसी वार्मथ महसूस होने लगी थी। चीफ एडिटर लिन भी अक्सर तुम्हारी केयर करते थे और एक दिन उन्होंने रहस्यमय अंदाज में तुम्हें एक ग्रुप में ऐड कर दिया। उस ग्रुप में कंपनी के कुछ हाई लेवल एग्जीक्यूटिव्स और प्लैटिनम लेवल ऑथर्स थे। बेसिकली ये ऑनलाइन नॉवल वर्ल्ड का एक टॉप लेवल प्राइवेट सर्कल था। क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद फोन पर सिस्टम नोटिफिकेशन आया, नॉट थिंकिंग जॉइन्स द ग्रुप चैट। चीफ एडिटर लिन ने तुम्हें बताया था कि इस ग्रुप का एटमॉस्फेयर काफी अच्छा है, लेकिन जैसे ही तुम ग्रुप में एंटर हुए, वहां सिर्फ कुछ ही लोगों ने न्यू मेंबर को वेलकम किया। कंपनी में तुम्हारे बारे में जो रूमर्स चल रहे थे, इस तरह के हाई क्वालिटी सर्कल में जाहिर तौर पर ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच सकते थे। तभी ग्रुप में निंगबिंग नाम के एक मेंबर ने अचानक तुम्हारी आईडी को मेंशन किया, फंग युआन वेलकम निंगबिंग। जो ग्रुप अभी तक शांत पड़ा था वो अचानक पूरी तरह एक्सप्लोड हो गया। बाय बॉस निंगबिंग सिस्टर। हेलो, आज तो पहली बार निंगबिंग सिस्टर को ग्रुप में बोलते हुए देखा। हमें 3 बार रोने के बाद आखिरकार ये सौभाग्य मिला। इस निंगबिंग के आते ही ग्रुप का एटमॉस्फेयर सिर्फ अच्छा नहीं रहा था, बल्कि पूरा ग्रुप लगभग क्रेजी हो गया था। ए युआन ब्रदर, तुम भी ग्रुप में आ गए हो। फ्रंट रो में बैठकर बड़े एक्सपर्ट को रिस्पेक्ट करता हूँ। लव यू। वेलकम ए युआन ब्रदर। ये तो हमारे डॉट रीडिंग के न्यू चीफ एडिटर है ना। वार्म वेलकम। फ्रेंडली दिखने के लिए किसी ने वेलकम ए युआन लिखे हुए बड़े से टेक्स्ट वाला एक स्पेशल रेड एनवेलप भी भेज दिया, जिसमें पूरे 200 युआन थे। लेकिन अगले ही पल निंगबिंग नाम वाले उस मेंबर ने एक ट्रांसफर भेजकर ग्रुप में फिर से आग लगा दी। वेलकम ए युआन एट नॉट थिंकिंग। तुमने उसे ओपन किया और देखते ही तुम्हारी आंखें फैल गईं। उसमें पूरे 20,000 युआन थे। ग्रुप मेंबर्स के रिएक्शंस तो देखने लायक थे। तुम चुपचाप ग्रुप की चैट हिस्ट्री देखते रहे और मन ही मन सोचने लगे, क्या ये बिग बॉस थोड़ा पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाला है? पिछली बार दोपहर में तुमसे मिलने पर तो वो तुम्हें बिल्कुल भाव नहीं दे रही थी, लेकिन आज ऐसे बिहेव कर रही है जैसे तुम दोनों बहुत पुराने जान पहचान वाले हो। लेकिन फिर सोचने पर तुम्हें लगा कि पिछली बार भले ही एक्सीडेंटली उसकी कार तुमसे टकराकर डैमेज हुई थी, लेकिन गलती सच में तुम्हारी ही थी। एक पुरानी कहावत है, अगर किस्मत में सुख है तो उसे कोई डिजास्टर नहीं बना सकता, और अगर डिजास्टर आना ही है तो उससे बचा नहीं जा सकता। इसलिए बेहतर है कि जो डेट तुम्हारे सिर पर है उसे तुम खुद ही चुका दो। और ये 20,000 युआन वाला वेलकम ट्रांसफर भी तुम नहीं रख सकते, क्योंकि किसी का खाना खाओगे तो मुंह बंद रखना पड़ेगा, और किसी से फायदा लोगे तो उसके एहसान के नीचे दबे रहोगे। इसलिए चीफ एडिटर के ऑफिस से निकलने के बाद तुमने ग्रुप चैट से अलग से लिटिल बाय बॉस को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, ताकि उससे पूरी बात साफ साफ कर सको। शाम के समय एक लग्जरी रेजिडेंशियल एरिया में बाई गुओक्विंग जल्दी जल्दी कार से उतरकर घर का दरवाजा खोलते हुए अंदर आया। ये बाई निंगबिंग का अपना घर था। जब भी उसका मूड खराब होता वो खुद को पैक करके इस छोटे से घर में आकर छिप जाती थी। कैसी लड़की है ये? मेरी बेटी तुमसे मिलना चाहती है और तुम इतने नखरे दिखा रहे हो। सच में तुम्हें अपनी औकात का पता ही नहीं है। पहले उसे डर था कि उसकी बेटी बाई निंगबिंग को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी, लेकिन इस बार जब बेटी घर से निकलकर यहाँ छिपने आई थी तब उसने उसे पूरी बात बता दी थी। मोटे तौर पर बात ये थी कि उसका एक बहुत पुराना फ्रेंड है, लेकिन सामने वाला उससे मिलने के लिए तैयार नहीं है। बाई गुओक्विंग ने सावधानी से दरवाजा खोला और अंदर झांक कर देखा। अच्छा हुआ बेटी ने खुद को बेडरूम के अंदर लॉक नहीं किया था। उसने देखा कि बाई निंगबिंग इस समय सोफा पर सिकुड़कर बैठी हुई थी और चुपचाप फोन को देख रही थी। बाई गुओक्विंग का दिल तो जैसे अपनी बेटी के लिए टूट ही गया। असल में पूरी बात समझने के बाद उसे भी लगा कि तुमने जो
कहा उसमें कोई गलती नहीं थी। रियलिटी और इंटरनेट को अलग रखना अपने आप में गलत नहीं था, बल्कि उसे तो ये भी लगा कि उसकी बेटी का ऑनलाइन फ्रेंड काफी क्लियर माइंडेड है। लेकिन जब बात अपनी बेटी की हो तो यहाँ किस लॉजिक की बात करनी है? निनिंगबिंग, तुम दुखी मत हो, थोड़ी देर में मैं लोगों से उसका IP एड्रेस निकलवा कर उसे तुम्हारे पास उठवा लाऊंगा। फिर देखता हूँ कि वो दोबारा कभी न मिलने जैसी बातें करके मेरी बेटी का दिल दुखाता है या नहीं। बाई निंगबिंग ने ये सुनते ही जल्दी से अपना सिर उठाया और हल्के से सिर हिला दिया, लेकिन उसके होंठों पर धीरे धीरे एक स्वीट स्माइल आ गई। उसके फोन की स्क्रीन पर इस समय तुम्हारी भेजी हुई फ्रेंड रिक्वेस्ट खुली हुई थी। वही फेमिलियर प्रोफाइल पिक्चर, वही फेमिलियर अकाउंट और वही फेमिलियर मोमेंट्स। क्योंकि बाई निंगबिंग का वर्क अकाउंट और पर्सनल अकाउंट अलग अलग थे, इसलिए तुम्हें नेचुरली पता नहीं था कि निंगबिंग नाम का ये अकाउंट असल में तुम्हारी वही भोली भाली ऑनलाइन गर्ल का है। तुम्हें भी काफी हैरानी हो रही थी कि तुमने इतनी आसानी से बिग बॉस को फ्रेंड बना लिया। बिना जरा भी हिचकिचाए तुमने सबसे पहले उसके द्वारा भेजे गए 20,000 युआन वापस कर दिए। वो बाई बॉस, बिना किसी वजह के किसी का फायदा लेना ठीक नहीं होता। ये पैसे आपको वापस कर रहा हूँ। और हाँ बाई बॉस, पिछली बार मैंने गलती से आपकी कार को टक्कर मार दी थी, उसके लिए मुझे सच में सॉरी है। कोई बात नहीं, बस मुझे नहीं पता कि रिपेयर कॉस्ट कितनी आई है। जो भी अमाउंट है वो मुझे ही पे करनी चाहिए। बाई निंगबिंग सोफा पर लेटी हुई थी और उसने चुपचाप फोन से पूछा, कार रिपेयर तो हुई ही नहीं तो क्या फिर मुझे कॉम्पेंसेशन नहीं देना पड़ेगा? तुम एक पल के लिए स्टंड रह गए। इसकी थिंकिंग इतनी, तुम्हें अचानक एक जानी पहचानी फीलिंग हुई। आपका मतलब है कि आप मेरे साथ जाकर कार रिपेयर करवाएंगी और फिर रिपेयर कॉस्ट के हिसाब से कंपेंसेशन की टोटल अमाउंट तय करेंगे? बाई निंगबिंग झट से उठकर बैठ गई और उसकी बड़ी बड़ी आंखें तेजी से झपकने लगी। हाँ हाँ, मेरा यही मतलब है। ठीक है, तो आप बताइए कि आपको कब टाइम मिल सकता है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे? अच्छा भाई, सीधे ये क्यों नहीं बोल देती कि हर दिन फ्री हो? तो फिर सैटरडे ठीक रहेगा। वीकडेज में मुझे ऑफिस जाना होता है, आपको कैसा लगेगा? ठीक है ठीक है। ये लिटिल बाय बॉस तो काफी इजी गोइंग निकली। मुझे तो बिल्कुल भी हाई एंड माइटी वाली फीलिंग नहीं आ रही। बाई निंगबिंग ने अपनी उंगलियों पर गिनती शुरू की। ओह माय गॉड! कुछ सोचने के बाद वो अचानक अपने डैड के सामने गई और अपने छोटे हाथों से बड़ी उम्मीद के साथ इशारा किया। मुझे एक इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए। बाई गुओक्विंग एक पल के लिए स्टंट रह गया, लेकिन फिर भी उसने लोगों को उसे लाने का इंतजाम करने का आदेश दे दिया। जब इलेक्ट्रिक स्कूटर घर पहुंची तो बाई निंगबिंग उसे मेहनत से धक्का देते हुए गराज तक ले गई। उसने स्कूटर का रुख उस कार की तरफ कर दिया जिसकी रिपेयर असल में पहले ही हो चुकी थी। बाई गुओक्विंग को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो उसके पीछे पीछे चल रहा था। तभी उसने देखा कि उसकी बेटी ने बेपरवाही से हेलमेट पहना, स्कूटर पर बैठी और सीधे कार से टकराने के लिए आगे बढ़ने लगी। बाई गोचिंग की तो लगभग वहीं जान निकल गई। उसने तुरंत आगे बढ़कर बेटी का हाथ पकड़ लिया। हे भगवान, अब तू क्या करने जा रही है? बाई निंगबिंग ने बेहद सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उंगलियों से इशारा किया। मुझे कार रिपेयर करवानी है, पहले मुझे इसे डैमेज करना होगा। बाई गोचिंग एक पल के लिए स्टंड रह गया, फिर उसे गुस्सा भी आया और हंसी भी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम खुद इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर कार से टकराने लगो। ओल्ड बाय ने अभी अभी रिपेयर हुई कार के फ्रंट को देखा। ठीक है, सारी रिपेयर बेकार गई। कार वाली बात का कोई तरीका तुम्हारा डैड निकाल लेगा, तुम इसकी चिंता मत करो। अगले दिन सुबह सुबह बाई गोचिंग असामान्य रूप से खुश था। उसके पूरे चेहरे पर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बेटी आखिरकार बड़ी हो रही हो और उसे इस बात की खुशी हो। कई सालों से वो लगातार परेशान था। सिर्फ अपनी बेटी को किसी और से हेलो करते देखकर भी उसने इतनी जल्दी में उस इंसान को प्रमोट करवा दिया था ताकि उसे अपनी बेटी निंगबिंग के साथ ज्यादा टाइम बिताने का मौका मिल सके। इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि इन सालों में ओल्ड बाई ने कितनी मुश्किलें झेली थीं। सच में बूढ़े पिता के आंसुओं की तो कोई गिनती ही नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, उसकी बेटी अपनी उन मासूम और प्यारी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी और पलकें झपका रही थी। एक पिता का दिल तुरंत पिघल गया। हाँ, मेरी बेचारी बेटी अपने दिल का सारा दर्द चुपचाप अपने अंदर ही दबाकर रखती रही। लेकिन अब अचानक सब कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा था। इतने समय से बेटी रोज घर में बंद रहती थी और वो सिर्फ गेम नहीं खेलती थी, उसके पास तो पहले से ही एक ऑनलाइन रिलेशनशिप पार्टनर था। रुको, तुम कह रही हो कि दोनों रिलेशनशिप में नहीं है? मैं बाई गोचिंग हूँ, आखिर हूँ कौन? ब्लू स्टार के सबसे बड़े कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर का ओनर। मैं कोई दुनिया से अनजान आदमी हूँ क्या? इस महीने के आखिर तक शादी की तैयारी कर दूं तो क्या ये ज्यादा जल्दी हो जाएगा? पूर्वजों की कसम, मैं बाई गोचिंग अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, अपने बाई फैमिली को और आगे बढ़ाऊंगा और उसका नाम रोशन करूंगा। बाई गोचिंग बगल में बैठी अपनी बेटी की प्लेट में तरह तरह के डिशेस परोस रहा था और साथ ही पास खड़ी मेड से मुस्कुराते हुए पूछ रहा था, हाँ वैसे मिस का लंच तैयार हो गया है? मेड ने सिर हिलाया और जल्दी से कुछ कदम दौड़कर 2 लंच बॉक्सेस निकाल लाई। एक निंगबिंग का था और दूसरा नेचुरली ओल्ड बाई बॉस का। बाई गोचिंग ने चॉपस्टिक्स नीचे रखे, अपना मुंह पोंछा और सामने रखे दोनों लंच बॉक्सेस को देखा। फिर उसने दूध पीती हुई अपनी बेटी की तरफ देखा और अचानक असिस्टेंट को हाथ से बुलाकर कहा, दोनों लंच बॉक्सेस निंगबिंग की कार में रख देना। दोपहर में मुझे एक मीटिंग के लिए बाहर जाना है, इसलिए मैं ऑफिस में लंच नहीं करूंगा। ओके चेयरमैन बाय। बाई निंगबिंग एक पल के लिए कंफ्यूज्ड हो गई। उसे समझ नहीं आया कि उसकी कार में 2 लंच बॉक्सेस क्यों रखे जा रहे हैं। उसने चुपचाप अपने डैड की तरफ देखा और उसके चेहरे पर हल्का सा भोला सा एक्सप्रेशन था। बाई गोचिंग ने उसे देखा तो उसे हंसी भी आई
और बेबसी भी। आखिर एक पिता को ही सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। मुझे पता है कि हमारे ग्रुप के एम्प्लॉयज बहुत मेहनत और लगन से काम करते हैं। कुछ लोग तो दोपहर में ठीक से लंच तक नहीं कर पाते। वैसे भी आज दोपहर डैड भी कंपनी में नहीं होगा। ये अच्छा संयोग है। तुम्हारा ऑनलाइन फ्रेंड भी हमारी कंपनी का एम्प्लॉई है। खाना वैसे भी तैयार हो चुका है, इसे वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। तुम इसे कंपनी लेकर जाना और लंच के टाइम सेक्रेटरी से कहकर अपने ऑनलाइन फ्रेंड को दे देना। बाई निनिंगबिंग ने पलकें झपकाई और तुरंत खड़ी हो गई। और हाँ, वो लड़का काफी मेहनती और ग्राउंडेड है, लेकिन उसका नेचर थोड़ा सेंसिटिव भी है। वो खुद कह चुका है कि रियलिटी रियलिटी होती है और इंटरनेट। निंगबिंग, तुम जाकर उसे ये मत कहना कि तुम उसकी ऑनलाइन फ्रेंड हो। अपनी बेटी को बिल्कुल भी अलर्ट न देखकर ओल्ड बाय ने बेबसी से सांस छोड़ी, क्योंकि इंटरनेट पर तुम दोनों के बीच पहले से जो इंप्रेशन बना हुआ है उसकी वजह से बहुत संभावना है कि वो तुम्हें सिर्फ एक फ्रेंड समझेगा। बाय निनिंगबिंग की आईलैशेस बहुत लंबी थी। उसकी आंखें बार बार ऊपर नीचे हो रही थीं। होंठ हल्के से ऊपर उठे और उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस की एक चमक दिखाई दी। उसने लंच बॉक्स नीचे रखा, फिर घर में हमेशा रखे जाने वाले एक छोटे से कार्डबोर्ड को उठाया। कुछ सोचने के बाद उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाई और एक और पेज पलट कर लिखा, वो पहले से ही मेरा फ्रेंड है। उसने ये भी कहा था कि मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। फ्रेंड, ठीक है, तुम दोनों फ्रेंड ही बने रहो। मैं नीचे जाकर अपने पूर्वजों से मार खाने जाऊं, है ना? ये लड़की लव और रिलेशनशिप्स के मामले में सच में बहुत स्लो थी। आखिर वो बोल नहीं सकती थी और उसे लोगों से कम्युनिकेशन करने के मौके भी बहुत कम मिले थे। बस अपने डैड की बात मानो, कभी गलत नहीं होगी। बुधवार की सुबह तुम पूरे एनर्जी के साथ कंपनी पहुंचे। जैसा कहते हैं, जब कोई डेड सिर पर ना हो तो इंसान सच में हल्का महसूस करता है। पूरी सुबह तुम्हारे चेहरे पर स्माइल थी और तुम्हारा मूड भी काफी रिलैक्स था। तुम अभी टॉयलेट के क्यूबिकल में छिपकर पेड टाइम पर आराम कर ही रहे थे कि तुम्हारी उस भोली भाली ऑनलाइन गर्ल का मैसेज आ गया। क्या कर रहे हो? लंच कर लिया? उसका मैसेज देखकर तुम एक पल के लिए स्टन्ड रह गए। सुबह सुबह कौन लंच करता है? तो क्या तुम काम कर रहे हो? नहीं, पेड टाइम पर आराम कर रहा हूँ। क्या काम बहुत थका देने वाला है? थोड़ा, मेनली मेंटल स्ट्रेस है। रूमर्स बहुत परेशान कर रहे हैं। लोग इधर की बात उधर कर रहे हैं और बातें इतनी बेतुकी हैं कि पूछो मत। कह रहे हैं कि लिटिल बे बॉस अभी तक रिलेशनशिप में इसलिए नहीं आई क्योंकि उसने मुझे सीक्रेटली अपने पास छिपाकर रखा हुआ है। मैं तो हैरान हूँ। मैंने तो ड्रीम में भी इतनी बकवास सोचने की हिम्मत नहीं की। सच में आज तो मेरी आंखें खुल गईं। बाय निंगबिंग ने इंस्टिंक्टिवली तुम्हारे लिए जस्टिस की बात करने के लिए रिप्लाई टाइप करना शुरू किया। तुम्हारी कंपनी कैसी है? एम्प्लॉयज पर इतना प्रेशर डालते हैं और उन्हें आराम करने के लिए भी चोरी छिपे टाइम निकालना पड़ता है। बहुत गलत बात है। लेकिन अगले ही पल उसे कुछ याद आया और उसने इनपुट बॉक्स में टाइप की हुई सारी बातें जल्दी से डिलीट कर दी। बाय निनिंगबिंग ने कुछ बार पलकें झपकाई। ये तो मेरी ही कंपनी है, इसलिए बिग बॉस होने के नाते बाय निनिंगबिंग ने खुद ही कहा, तो फिर थोड़ी देर और आराम कर लो। अच्छे से रेस्ट कर लेने के बाद काम करना। कंपनी कोई मेरी फैमिली थोड़ी है जो तुम्हें कुछ भी करने की छूट दे दूं। तुम्हें सच में डर नहीं लगता कि मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा? ठीक है, अब मुझे काम करना है। तुम भी अपने काम में बिजी हो जाओ। ये सुनकर बाय निनिंगबिंग मन ही मन चुपचाप सोचने लगी, कंपनी तुम्हारी नहीं है लेकिन मेरी फैमिली की है। टेंशन मत लो श्याओ फेंग, कोई भी तुम्हें जॉब से निकाल नहीं सकता। तुम अभी अपनी वर्क स्टेशन पर वापस पहुंचे ही थे कि तुम्हारे पास रखा फोन बज उठा। शाओ फेंग, तुम लंच के टाइम